और एक संविधान का छात्र होने के नाते हमें ये समझना चाहिए कि राज्यसभा की स्थिति लोकसभा की तुलना में कैसी है। ठीक, इस बात को समझने के लिए हम अगर इसको 3 कैटेगरी में जितने संवैधानिक प्रावधान हैं लोकसभा राज्यसभा को बांट दें तो अध्ययन में सहूलियत होगी। इसके बाद हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। तो पहला तो यह है कि इक्वल स्टेटस इन लोकसभा की लोकसभा के साथ जहां राज्यसभा की इक्वल स्टेटस है, समानता है विद लोकसभा, उसकी चर्चा कर लें। ऐसे कौन से प्रावधान हैं? तो जब हम जानते हैं कि संसद कानून बनाती है, जब संसद शब्द प्रयोग करते हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके, तो उसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों आते हैं और बिना दोनों हाउस के पास होने के बाद बिना राष्ट्रपति की सहमति के कानून नहीं बनता। तो अगर हम उन प्रावधानों की चर्चा पहले कर लें जहां की लोकसभा राज्यसभा को जिसमें बराबर के अधिकार हैं, तो पहला आपको है कि इंट्रोडक्शन एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल को प्रस्तुत करना और पास करना दोनों सदन का काम, बराबर अधिकार है। इंट्रोडक्शन एंड प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बराबर अधिकार है। इंट्रोडक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बराबर अधिकार है। इसी तरीके से राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट जो आर्टिकल 61 में होता है, उस पर दोनों को बराबर अधिकार हैं। वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन में, रिमूवल में दोनों को बराबर अधिकार हैं। और हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो तो इसके लिए बराबर अधिकार। अगर अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस है इशूड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने आपातकाल की उद्घोषणा की, यहां पहले में इक्वल स्टेटस है अप्रूवल के लिए, घोषणा का अप्रूवल दोनों में होगा, लोकसभा राज्यसभा बराबर अधिकार है। इसी तरीके से वित्त आयोग की रिपोर्ट, कंट्रोलर डायरेक्टर जनरल कैग की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट रखी जाती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में रखी जाती है, दोनों बराबर अधिकार है। इसी तरीके से एक होता है, एक संवैधानिक प्रावधान है कि अगर इनलॉजमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, कोई राज्य चाहता है कि यूपीएससी हमारे राज्य की भी परीक्षा आयोजित करावे, तो ऐसा अगर जुरिस्डिक्शन का इनलॉजमेंट करना है, दोनों को बराबर अधिकार है। ये सारी बातें हैं, इसमें इक्वल स्टेटस है लोकसभा राज्यसभा दोनों को। लेकिन कई बातें ऐसी भी हैं जिसमें कि कई प्रावधान संविधान के ऐसे भी हैं जिसमें कि लोकसभा को एज है, लोकसभा आगे है, इक्वल स्टेटस, अनइक्वल स्टेटस है, राज्यसभा को कम अख्तियार है। कौन कौन से ऐसे हैं? अभी हम लोग मनी बिल पढ़ रहे थे, मनी बिल में देखा कि सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता। राज्यसभा उसको अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकती, राज्यसभा रिकमेंडेशन कर सकती है, बट ये रिकमेंडेशन अप टू लोकसभा के ऊपर है, वो उसको माने न माने, इस पे राज्यसभा का कोई जोर नहीं है। अगर वो मनी बिल को 14 दिन से ज्यादा अपने पास रोक करके रखते हैं तो मनी बिल उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। यानी कहने का मतलब मनी बिल के मामले में लोकसभा को ज्यादा अधिकार है राज्यसभा से। इसी तरीके से फाइनेंशियल बिल नॉट कॉन्टेनिंग सोनली द मैटर ऑफ आर्टिकल 110 का अकेला अगर प्रावधान नहीं है, अगर कोई केवल 110 के प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई फाइनेंशियल बिल है, वित्तीय विधेयक है, तो इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ लोकसभा में किया जाएगा। लेकिन पास करने के लिए दोनों को इक्वल स्टेटस है, लेकिन ये बिल इस तरह का लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसको सर्टिफाई करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं, लोकसभा के स्पीकर को है। अगर लोकसभा का स्पीकर उस बिल को, चाहे वो दूसरे हाउस में जाए, राष्ट्रपति के पास जाए, उसको इंडोर्स करके भेजेगा, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और हम लोगों ने पढ़ा था कि डिसीजन अबाउट मनी बिल, वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, डिसीजन इज फुल एंड फाइनल। तो ये हमारा लोकसभा स्पीकर का जो, यहां भी लोकसभा को एज है। इसी तरीके से अगर कोई बिल ऐसा है जो कि एक सदन के द्वारा पास हो गया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, अगर कोई ऐसा ऑर्डिनरी बिल है कि एक सदन ने पास किया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया,
या दूसरी सिचुएशन ये आ सकती है कि एक बिल दूसरे हाउस में गया पास होकर के, दूसरा हाउस उसे सहमत नहीं है। तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि ऑलरेडी बिल 6 महीने से अधिक समय तक दूसरा हाउस रोके हुए है। तो ऐसी स्थिति में संविधान राष्ट्रपति को ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की बात करता है, और जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसको प्रिजाइड करने का पावर स्पीकर लोकसभा को, यहां लोकसभा को मिलता है। स्पीकर अगर किसी कारण से नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेगा। जानते हैं आप ज्वाइंट सिटिंग के बारे में? और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो फिर डिप्टी चेयरमैन साहब का करेंगे राज्यसभा के। अब आप कहिए तीनों नहीं है, अगर तीनों नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। जो हाउस है उसमें से जिसको अपना नेता चुनेगी प्रिजाइड करने के लिए, वो प्रिजाइड करेगा। यहां भी याद रखिएगा कि ज्वाइंट सिटिंग में भी कोरम 1/10 होता है हमारा कोरम, और यहाँ पे जो है साधारण बहुमत से प्रस्ताव प्राप्त, साधारण बहुमत से कोई बिल कानून बन जाता है। तो यहां भी लोकसभा को एज है, क्योंकि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो राज्यसभा की दूनी के आसपास है, लगभग दूनी है। तो जाहिर सी बात है उसमें लोकसभा का वर्चस्व होता है, लोकसभा उसको पारित करा लेता है। एक्सेप्ट की ऐसी स्थिति हो कि जैसे मान लीजिए कि जो मेजॉरिटी है वो बिल्कुल से बॉर्डर की मेजॉरिटी है, यानी सरकार के पास काम चलाऊ बहुमत है, लोकसभा में सरकार बनी है, और राज्यसभा में जो विरोधी दल है उसको बहुमत है। जैसे 1977 की बात आप याद करिए कि जब जनता पार्टी की सरकार थी तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार में लोकसभा में तो जनता पार्टी को बहुमत था, तभी सरकार थी, लेकिन बहुमत कोई बड़ी मेजॉरिटी नहीं थी, और राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत था। यही कारण था कि आप याद करिए कि 44वें संविधान संशोधन को पास कराने के लिए बार बार जो है प्रयास करना पड़ा, राज्यसभा उसको बार बार संशोधित कर रही थी, और बड़े मुश्किल से 44वां संशोधन पास हो पाया। ऐसे ही आप देखे होंगे कि एनडीए की सरकार जब थी, भूमि अधिग्रहण वाला अध्यादेश था, उस समय सरकार के पास बहुत बहुमत नहीं थी, लेकिन बाकी विरोधी दल सब इकट्ठा हो गए थे, तो सरकार को मशक्कत करनी पड़ी थी, 2 बार अध्यादेश जारी करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जहां की लोकसभा में मार्जिनल थोड़ी सी मार्जिनल मेजॉरिटी होती है, राज्यसभा में अपोजिशन को होती है, तो वहां पे तो फिर राज्यसभा वो ज्वाइंट सिटिंग में हो सकता है कि बड़ा दिक्कत हो जाए पास कराने में, लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। और इसका उदाहरण ये कि अगर आप देखें 1950 से लेकर के आज तक सिर्फ 3 बार एक डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में बना था उस पे, और दूसरा था बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल, ये आया था 1977 में, और तीसरा था हमारा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में। यानी ये कहना चाह रहा था कि ज्वाइंट सिटिंग की नौबत बहुत कम आती है। 1950 से लेकर के आज तक सिर्फ 3 बिल जो है ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाया गया। एक तो आपको मालूम है कि डाउरी प्रोहिबिशन वाला बहुत 1960 में आया था, दहेज विरोधी विधेयक था जो डाउरी प्रोहिबिशन बिल था 1960 में, और दूसरा बिल था बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल आया, ये 1977 में आया था, और तीसरा जो लास्ट वन था अभी तक जो तीसरा है आपको मालूम होगा 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल आया था, उसको जो है ज्वाइंट सिटिंग से पास करा। तो याद रखिएगा ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज है। एक डाउरी वाला याद रखिए, डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960, एक दूसरा बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977, और तीसरा लास्ट वाला 3 ही है, 3 याद रखिएगा, 3 तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल आया था 2002 में। ये 3 बिल के लिए सिर्फ ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ी थी। तो ये बात हो गई ज्वाइंट सिटिंग की। ज्वाइंट सिटिंग भी अगर होती है तो लोकसभा को ही बहुमत होता है, यहां हम आ गए। और यही नहीं, अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन है फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ
नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का, घोषणा को वापस लेने का ऐसा कोई रेजोल्यूशन है, ऐसा कोई प्रस्ताव है, तो कैन बी पास्ड ओनली इन लोकसभा। जहां भी लोकसभा को ज्यादा अधिकार है राज्यसभा की तुलना में, कि अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन है फॉर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली इन लोकसभा। यहां भी लोकसभा को ज्यादा अधिकार है। एक बात ये हो गई। और सबसे बड़ी बात ये कि मंत्रिपरिषद हमारी जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण जो है वो लोकसभा का होता है। चर्चा परिचर्चा राज्यसभा में हो सकती है, मंत्री दोनों सदनों में जाके जवाब देते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल को राज्यसभा क्या कर सकती है? खत्म नहीं कर सकती। राज्यसभा उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, वहां उनका पावर नहीं है, वो उसको रिमूव नहीं कर सकते। ये पावर सिर्फ लोकसभा को है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में आता है। तो आप देखें कि दो बात ऐसी निकल के आई। हाँ, एक तो ये स्पीकर वाली हुई। आप अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ओट एंड डिमांड ऑफ ग्रांट, बहस भले हो लेकिन ओट जो है डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे, अनुदान की मांगों पे सिर्फ लोकसभा को पास करने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार। वोट एंड डिमांड ऑफ ग्रांट्स कैन बी मेड ओनली इन लोकसभा। तो ये अधिकार है। यानी कहने का मतलब दो बातें निकल के आई कि एक वित्तीय और एक जो है मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण। वित्तीय में हमने देखा कि जैसे लोकसभा स्पीकर को पावर है, वोट एंड डिमांड ऑफ ग्रांट है, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल नॉट कंटेनिंग सोनली द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 110 कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। इन तीन, तो अगर हम वित्तीय मामलों को छोड़ दें और दूसरा मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण की बात छोड़ दें, तो करीब करीब लोकसभा राज्यसभा को बराबर के अधिकार है। ये बात निकल के आई। और ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि कुछ ऐसे स्पेशल पावर है जो कि सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। ये चार बातें हैं, इसमें आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पहला 249 है, 249। 249 क्या कहता है? 249 ये कहता है कि अगर राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को, स्टेट लिस्ट के किसी आइटम को ये घोषित कर दे कि ये राष्ट्रीय महत्व का है, इट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो उस पर जो है संसद कानून बना सकती है। ये अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है। दूसरा 312, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना आप जानते हैं, 312, 312, 213, 312, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर, अगर राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे किसी संघ के लिए या राज्य के लिए अखिल भारतीय सेवा की, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, तो ये अधिकार सिर्फ राज्यसभा के पास है, ये ऐसा कर सकती है। तीसरा पावर है 67, यानी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव जो है सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा अपने क्या कहते हैं उसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करेगी, और जिसपे कि लोकसभा सहमत हो, यानी लोकसभा के साधारण बहुमत हो और राज्यसभा का जो है प्रभावी बहुमत से। तो उपराष्ट्र आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी राज्यसभा के पास ज्यादा अख्तियार है। ये राज्यसभा में इस तरह का प्रस्ताव आ सकता है। और एक चौथी बात है कि अगर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की है आपातकाल की, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है, 352, 356, 360 या फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व है या अप्रूवल का जो समय है उसके भीतर डिसॉल्व हो जाती है, तो राज्यसभा के अप्रूवल से वो प्रोक्लेमेशन प्रभावी होगा। इन चार चीजों के बारे में स्पेशल पावर है राज्यसभा को। तो इतनी बातें निकल करके आई इसमें से कि ये कुछ समान बातें हैं। ज्यादातर अगर वित्तीय मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण की बातों को छोड़ दें तो ये स्पेशल पावर है राज्यसभा की। ये चार बातें बताई गई, ये संवैधानिक प्रावधानों की बात है। हाँ, एक बात और ध्यान देने की है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से भी बन सकता है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी सदस्य लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। ये भी एक समानता है। आपको पता है कि 1966 में जब मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो राज्यसभा की सदस्य थी, मेंबर ऑफ राज्यसभा थी।
इसी तरीके से मोरारजी देसाई जब मुख्यमंत्री बने 1952 में, तो मोरारजी भी वहां के जो राज्य का ऊपरी सदन के सदस्य थे। तो प्रधानमंत्री बनने में या मुख्यमंत्री बनने में देवगौड़ा साहब को देखिए, और अगर आप कहीं के भी सदस्य नहीं है तो बताया प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी होगी, लोकसभा राज्यसभा कहीं के मेंबर हो जाइए। तो ये बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राज्यसभा की भूमिका क्या है। तो अगर आप देखें तो इसकी वास्तव में भूमिका, जैसा बताया कि संविधान सभा में, संविधान निर्मात्री सभा में हमारे जो निर्माता थे संविधान के, वो इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थे कि बाइकैमरल होना चाहिए, और शायद उनकी समझ यही थी कि राज्यसभा रहेगी तो वो चेक करेगी, कोई जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है, हेस्टी डिसीजन है, कोई डिफेक्टिव डिसीजन है, कोई केयरलेस डिसीजन है, एंड इनकंसिडर्ड लेजिस्लेशन कोई ऐसा है। तो इस तरह की बात अगर होगी तो लोकसभा में पारित होने के जाके आने के बाद राज्यसभा में उस पर एक चेक का काम करेगा। यानी कोई कानून अगर बनता है तो उससे पूरा देश प्रभावित होता है। तो पहले तो चर्चा परिचर्चा एक सदन में हो जाए, फिर अगर वो लोकसभा से पास होकर के प्रबुद्ध सभा में, राज्यसभा को उनका उद्देश्य प्रबुद्ध सभा बनाना था। ये बात ऐसे स्पष्ट होती है कि जब राज्यसभा के उम्र की योग्यता 30 साल की जा रही थी, आप जानते हैं कि लोकसभा का एमपी बनने के लिए 25 साल की उम्र है न्यूनतम, और राज्यसभा का एमपी बनने के लिए 30 वर्ष है। तो 30 वर्ष उम्र क्यों की जाए, इस पे सफाई देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय कहा था, राज्यसभा के सदस्यों को, जो मेंबर होंगे, उनको जिस तरह के कार्य करने पड़ेंगे उसके लिए उन्हें अधिक अनुभव की आवश्यकता होगी। आप इसी से अंदाज लगाइए कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो 5 साल उम्र ज्यादा बढ़ाई गई थी, उस पर स्पष्टीकरण दिए थे कि राज्यसभा के सदस्यों को जो कृत्य करना पड़ता है उसके लिए क्या करने, पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता होगी, उनको अंतरराष्ट्रीय मामलों की जानकारी रखनी चाहिए। यानी संविधान बनाने वालों का जो आशय था वो ये था कि राज्यसभा एक प्रबुद्ध सभा के रूप में होगी। वही है ना कि बनाने वाले तूने कोई कमी न की, किसको क्या मिला मुकद्दर की बात है। तो ये उद्देश्य एक प्रबुद्ध सभा की स्थापना करना था, एक वेटरन हाउस, ऐसे लोग, ऐसे हमारे जो थिंकर है, जो लेटर है, जो इमिनेंट प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट हैं, who cannot face election, जो ये राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनको जो है, उन जो हमारे इस तरीके से इमिनेंट प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए आप देखेंगे कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से 12 लोगों को राष्ट्रपति को नॉमिनेट करने के लिए भी कहा गया। लेकिन ये थोड़ी सोचा गया था कि जो है ये बिल्कुल से जो लोग होस्टाइल होंगे, जो कहीं से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, उनको लाके राज्यसभा में घुसा दिया जाएगा, या ऐसे लोगों को नॉमिनेट कर दिया जाएगा जो कि शायद सरकार को, ऐसे कोई नौकरशाह, प्रशासक, या ऐसे तमाम लोग, उद्योगपति जो कि सरकार को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, जो उनकी दलदली राजनीति को चलाने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों को, ये संविधान निर्माताओं का आशय नहीं था। उन्होंने इस आशय से बनाया टू चेक, कोई जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है, कोई हेस्टी डिसीजन है, कोई इफेक्टिव डिसीजन है, कोई इनकंसिडर्ड है, केयरलेस डिसीजन है, तो ऐसे डिसीजन को, ऐसे निर्णयों को कानून बनने से रोका जाए, नंबर 1। दूसरा ये था कि हमारे जो इमिनेंट प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो एक्सपर्ट हैं विभिन्न फील्ड्स में, वो भी चूंकि जो चुनाव, जैसे मनमोहन सिंह जी को देखिए, राज्यसभा से चुन करके आए, वो अर्थशास्त्री थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, प्रोफेसर थे, योजना आयोग में रहे हैं, इतने लर्निंग पर्सन थे, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए, राज्यसभा से आए। तो राज्यसभा ऐसे लोगों के लिए था कि जो 12 लोगों को नॉमिनेट करने की व्यवस्था की गई राष्ट्रपति के द्वारा, और कि ऐसे लोग जो कि साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और कला में विशेष योग्यता रखते हों। तो राज्यसभा की स्थापना करने का उद्देश्य ये था। और तीसरी बात यह है कि टू मेंटेन, क्या करना था कि राज्यसभा में राज्यों को, राज्यसभा में जो चुन करके लोग आते हैं वो राज्यों से आते हैं, और संघीय व्यवस्था में जो राज्यों के हित होते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। एक तीसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि संघीय व्यवस्था में केंद्र इतना मजबूत न हो जाए कि राज्यों के हित की वो अनदेखी करे। तो ऐसे में जो है, जो राज्यसभा है वो राज्यों से, हमारे यहाँ जानते हैं कि राज्यसभा
जिस तरीके से कि ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में होता है कि वहां राज्यसभा के लिए सीटों का संख्या निश्चित है। हमारे यहाँ इसे जनसंख्या के अनुपात पे रखा है, यानी जो बड़े राज्य हैं उनको राज्यसभा में सीट ज्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो ये इसलिए था कि हमारा जो फेडरल फ्लेवर है वो मेंटेन रहे, और अगर राज्यों का कहीं से हित प्रभावित होता है तो केंद्र कहीं से उसको अनड्यू इंटरफेरेंस करता है सेंट्रल के मामले में, तो राज्यसभा वहां पे राज्यों की आवाज बनेंगे। तो बनाने वालों ने इतनी चीजें सोच करके की थी, लेकिन अब हम हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात जो हमने कही, उन्होंने कहा कि ये 5 साल, अब आप इस बात पे असहमत हो सकते हैं कि भाई 5 साल में 25 साल में जब अनुभव नहीं आया तो 30 साल में कौन सा तोप मार लेंगे आप, हैं? ये आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि उम्र एक योग्यता है। जैसे आप 18 साल के हुए, 21 साल के हुए, 18 साल के हुए तो आप वोट कर सकते हैं। 21 से घटा के 18 माना गया कि 18 से अच्छी योग्यता में माना गया कि उम्र से आदमी की समझ बढ़ती है। अब आप ऐसे ही धूप में बाल सफेद कर लीजिए तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये दायरा है, इसीलिए जो है 25 साल, 30 साल, 35 साल उम्र रखी जाती है। और उन्होंने कहा था कि राज्यसभा के सदस्यों को जिस प्रकार का कृत्य करना पड़ता है उसके लिए पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता है, और ये अनुभव उनके हिसाब से +5 साल है, बड़ा महत्वपूर्ण माना उन्होंने। तो यानी ये मतलब था कि वहां यहां से अनुभवी लोग होंगे, ये 25 साल वाले हैं, 30 साल वाले हैं। और वहां पे ऐसा स्कोप भी रखा गया कि ऐसे लोग जो कि दलदली राजनीति में चुनाव नहीं सामना कर सकते वो भी आ सकते हैं। 12 लोगों को अलग से नॉमिनेट करने के लिए राष्ट्रपति साहब को ये संविधान अधिकार दे देता है। और हमारा जो संघीय व्यवस्था का ढांचा है उसमें राज्यों की आवाज बने राज्यसभा, ये सारी चीजें सोच के की गई। लेकिन अब हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं इस बात को नहीं है, तो हम उसका पालन करेंगे, उसको सही अर्थों में लेंगे। तो कितना हम कानून बना डालिए, उससे हम उसमें कोई ना कोई लूप होल खोज लेंगे, जिसे वकीलों का स्वर्ग बना देंगे। तो ये आशय हमारे संविधान निर्माताओं का ये सारी चीजों को था जो हमने चर्चा किया। व्यवहार में जो हो रहा है ये हमारी, हम सब की, हमारे समाज की कमियां हैं। मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा को खत्म कर देने से ये सब समस्या खत्म हो जाएगी। मेरी यही समझ है। दैट्स ऑल। जय हिंद।